नमस्कार, मैं हूं भरत ओला और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन। पिछले एपिसोड में हमने क्रांति के सूत्रपात महाड़ सत्याग्रह की बात की, लेकिन क्या वह क्रांति पूर्ण हो गई? नहीं। कारण भारतीय समाज में घुसी जाति व्यवस्था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय समाज में जाति की समस्या एक विकराल समस्या है। भारतीय समाज में जाति की गुड़गांठ इस कदर उलझी हुई है कि कोई उसे सुलझाना चाहे तो भी वह सरलता से सुलझा नहीं सकता। भारतीय समाज में सिर्फ जाति ही नहीं, जाति में भी जाति है, गोत्र है। एक काव्यमयी 4 पंक्तियां हैं जो मुझे कहीं से मिली, आप देखिए कि जो केले के पात में पात पात में पात, जो गधियन की लात में लात लात में लात, और जो कवियन की बात में बात बात में बात, त्यों ब्राह्मण की जात में जात जात में जात। अब आप बताइए, इस जाति की गुड़गांठ को आप कैसे सुलझाएंगे? आप इसका पार पा सकते हैं? मैं आपके मनोरंजन के लिए यहाँ एक किस्सा और सुना रहा हूँ जो मुझे मेरे एक साथी ने सुनाया था कि एक बार एक मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाई के साथ सनातनियों की बारात में चला गया। भोजन के लिए पंगत बैठी थी। मुस्लिम भाई भी अपने सनातनी साथी के साथ पंगत में बैठ गया। एक सनातनी ने मौलवी साहब से भोजन करवाते हुए पूछा, आप? मौलवी साहब बोले, मैं ब्राह्मण। सनातनी ने फिर पूछा, कौन से ब्राह्मण? मौलवी साहब ने कहा, गौड़। सनातनी ने फिर सवाल किया, गौड़ में कौन से? मौलवी साहब ने सिर पकड़ते हुए कहा, या अल्लाह, गौड़ में भी जोड़ है क्या? भले ही हास्य किस्सा हो, लेकिन ये हमारे भारतीय समाज की हकीकत है। भारतीय समाज में आर्य, द्रविड़, मंगोल सबों का मिश्रण है। ये लोग सदियों पहले अलग अलग स्थानों से यहाँ आए और अपनी मूल सांस्कृतिक धरोहर के साथ यहाँ रस बस गए। उस वक्त ये कबायली थे और यहाँ के लोगों के साथ रस बसे। इनके निरंतर मेल मिलाप और संबंधों के कारण एक समन्वित संस्कृति का जन्म हुआ। परंतु भारतीय समाज के लिए यह बात कहनी ठीक नहीं है कि वे अलग अलग जातों का मिश्रण है। संपूर्ण भारत में घूमने के बाद ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों का डील डोल रंग रूप में कितना फर्क है। मिश्रण से सहजातीयता नहीं जन्मती। अगर खून के भेद की दृष्टि से देखें तो भारतीय समाज विजातीय है, परंतु यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि मिश्रित संस्कृति के रूप में बेहद गूंथा हुआ समाज है। इसके लिए मैं कहता हूं कि इस प्रायद्वीप को छोड़कर कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें इतना सांस्कृतिक मेलजोल हो। हम सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से मिश्रित नहीं है, हमारी स्थापित की हुई सांस्कृतिक एकता भी अटूट है जो पूरे देश में चहुं ओर पसरी हुई है। इस सांस्कृतिक एकता के कारण जाति प्रथा इतनी विकराल समस्या बनी हुई है कि कोई उसकी व्याख्या करना चाहे तो कर नहीं सकता और बड़ी टेढ़ी खीर है। अगर अपना समाज सिर्फ विजातीय का मिश्रित होता या मिश्रण होता तब भी कोई बात नहीं थी, परंतु यहाँ तो जात में जात घुसी हुई है। बाबा साहब का कहना है कि जाति में विवाह शादी करना ही जात पात की व्यवस्था को मजबूत और पोषित करता है। उन्होंने कहा कि सजातीय विवाह ही जात पात का एक सबसे बड़ा कारण है। भारतीय समाज जाति को छोड़कर दूसरी जाति में शादी करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत में सजातीय प्रथा कायम है और इस प्रथा को तोड़े बिना जाति विहीन समाज की कल्पना नहीं कर सकते। कभी चौधरी चरण सिंह ने भी यही बात कही थी। हालांकि इसे तोड़ना आसमान से तारे तोड़ने के समान है। अगर आने वाले वक्त में हम छुआछूत और जातीय कट्टरता को ही कम कर देंगे तो ये देश और समाज के लिए एक बड़ी बात होगी। इसके लिए भी समाज की मानसिकता में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है, जो फिलहाल तो संभव दिखाई नहीं देती। भारतीय समाज में जाति के बाहर जितने भी विवाह हुए हैं वे सब प्रेम विवाह हुए हैं। भारत में शायद ही कोई अरेंज मैरिज अपनी जाति से बाहर हुई होगी या होती होगी या होगी। यह भी जरूरी नहीं है कि प्रेम विवाह किया हुआ जोड़ा है वो आने वाले वक्त में
अपने बच्चों की शादी अपनी जाति से बाहर करेगा, क्योंकि भारतीय समाज सांस्कृतिक रूप से इतना गुंथा हुआ है कि दूसरे समाज में वह सहजता से समाहित ही नहीं हो सकता। इन प्रेमी जोड़ों के बच्चों की शादी भी कालांतर में पुरुष की जाति में ही होगी, अगर नहीं होगी तो ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन फिलवक्त तो इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती। सच बात यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परंतु इस बात में भी कोई ज्यादा दम नहीं है कि मनुष्य रल मिलकर समाज बनाते हैं। समाज सदैव अलग अलग वर्गों से मिलकर बनता है। समाज का हर मनुष्य किसी न किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और ये बात सोलह आने खरी है कि आरंभ में हिंदू समाज भी वर्गों में विभाजित था। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि वह कौन सा वर्ग था जिसने जाति पाति की स्थापना की, और की तो क्यों की। बाबा साहब इसके लिए कहते हैं कि दुर्भाग्य से इस सवाल का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं इसका दूसरी तरह से उत्तर दे सकता हूं। मैंने कहा कि विचाराधीन रीति रिवाज हिंदू समाज में प्रचलित है। तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है कि बात को स्पष्ट किया जाए। यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ सिर्फ एक जाति मतलब ब्राह्मण में मौजूद है, जो हिंदू समाज की संरचना में शीर्ष पर विराजमान है। गैर ब्राह्मण जातियों ने इसकी देखा देखी की, जहां उसके निभाव में न तो इतनी दृढ़ता है और न ही संपूर्णता। ये बात आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी रखती है। गैर जातियां इस प्रथा की लीक पीटती है, तो यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा वर्ग जाति व्यवस्था का जन्मदाता है। बाबा साहब कहते हैं कि अब सवाल खड़ा होता है कि गैर ब्राह्मण समुदाय में ये प्रथा फिर कैसे फैली। विद्वान इस बात से सहमत है कि जाति प्रथा या तो भोले वाले समाज पर कानून गढ़ने वालों ने नैतिकता का मुलम्मा चढ़ाकर थोप दी, या फिर सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम के तहत पनपती रही। बाबा साहब यह भी स्वीकारते हैं कि जाति पाति कोई मनु ने नहीं बनाई, वह तो मनु से पहले ही प्रचलित थी, परंतु मनु जाति पाति के पोषक थे, इसलिए उन्होंने इसे एक दर्शन का रूप दिया। और जाति पाति जब शास्त्रों में आई तो लोग इसे सही मानने लगे। आज भी यह बात सुनने को मिलती है कि उक्त बात शास्त्रों में लिखी है और शास्त्र गलत नहीं हो सकते। ये बात कहने वाले अधिकतर लोग वे हैं जिन्होंने शास्त्रों का सिर्फ नाम सुना है, उन्होंने शास्त्रों का कह भी नहीं पढ़ा, या वे किसी खास विचारधारा से प्रभावित है, या फिर उनकी तर्क शक्ति काम नहीं करती। वैसे धर्मशास्त्र तर्क को पाप मानते हैं, इसलिए वे इसकी इजाजत भी नहीं देते। जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे आंख मूंद कर मानने की सीख देते हैं। ये बात सिर्फ किसी एक धर्म पर लागू नहीं होती, बल्कि सभी धर्मों पर लागू होती है। मेरे कुछ साथी ये सवाल उठा सकते हैं कि मैं एक ही वर्ग को या धर्म शास्त्रों को टारगेट क्यों कर रहा हूं। तो मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी ये सोच बहुत ही एक पक्षीय है। ब्राह्मण समाज में मेरे बहुत सारे घनिष्ठ मित्र हैं और वे बने रहेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं किसी जाति या वर्ग का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं बांटने वाली मानसिकता का विरोधी हूँ जो मनुष्य और मनुष्य में भेद पैदा करती है। मेरा उद्देश्य यहाँ किसी जाति या वर्ग को टारगेट करना नहीं है, बल्कि इतिहास के झरोखे से यह दिखाना है कि किस किस तरह से वर्ण व्यवस्था से जातिवाद का जन्म हुआ। मेरा यह पोस्टमार्टम किसी को किसी के खिलाफ करना नहीं है और न मैं करना चाहता हूं, बल्कि यह समझने के लिए है कि हमें इन सब की पैरोकारी नहीं बल्कि भर्त्सना करनी चाहिए। भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए हमें इतिहास में जाना ही पड़ेगा। भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण अथवा पुरोहित, क्षत्रिय अथवा सैनिक, वैश्य अथवा व्यापारी, शूद्र अथवा शिल्पकार या कमेरा वर्ग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरंभ में निश्चय ही अपने काम के बलबूते पर व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकता था और वर्णों के व्यक्ति को काम बदलने की छूट मिली हुई थी। हिंदू इतिहास में किसी वक्त पुरोहित वर्ग ने अपना विशेष स्थान बना लिया और थोड़े वक्त की प्रथा से ही जाति प्रथा का जन्म हो गया। दूसरे वर्ग भी समाज विभाजन के सिद्धांत के अनुसार अलग अलग खेमों में बट गए। कुछ गिनती में कम थे तो कुछ गिनती में ज्यादा थे। वैश्य और शूद्र मौलिक रूप से वे तत्व हैं जिनकी जातियों की अनगिनत शाखा आने वाले वक्त में सामने आई है।
क्योंकि सैनिक व्यवसाय से जुड़े हुए मनुष्य अनेक समुदायों में आसानी से बंट नहीं सकते थे। उनका मार्ग बंद हो गया और वे संकुचित हो गए। बाद में उन्होंने जाति का रूप धारण कर लिया। अब लेन देन, उठना बैठना अपनी अपनी जातियों में होने लगा। विवाह शादी भी अपनी जाति में होने लगी। बाद में इसके लिए कुछ कानून कायदे बनाए गए और जो कोई भी इन कानून कायदों को तोड़ने की कोशिश करता उसके लिए दंड का प्रावधान रखा गया। छोटे मोटे दंड के बाद एक बड़ा दंड का प्रावधान था, मतलब जाति से बाहर, उसका हुक्का पानी बंद, मजबूर होकर एक और जाति की पैदाइश, मतलब छुआछूत की